हेलो बच्चों, ये आपके चैप्टर 5 की ही नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बारे में पढ़ा। आज हम कोशिका द्रव्य और उसमें पाए जाने वाले कोशिका अंगकों के संरचना और उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है अंतःद्रवी जालिका, गोल्गी काय, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और रिक्तिका और राइबोसोम्स ऑल्सो। तो इनके बारे में हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे, रिक्तिका और एक और है हमारे राइबोसोम्स। अब सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अंतःद्रवी जालिका से। अंतःद्रवी जालिका मैंने केंद्र की संरचना के साथ ही बनाई थी। मैं आपको फोटो दोबारा से दिखा देती हूँ। दो तरह की हैं, खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और चिकनी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी रफ, चिकनी स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप इनको शॉर्ट में RER या SER भी लिख सकते हैं। अब मैं इनकी फ़ोटो आपको दिखा देती हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी। ये हमने केंद्र की संरचना जब पढ़ी थी, उसी के साथ मैंने ये अंतःद्रवी जालिका भी बनाई थी। ये है खुरदरी अंतःद्रवी जालिका और ये है हमारी चिकनी अंतःद्रवी जालिका। खुरदरी, क्योंकि ये खुरदरी दिखाई देती हैं। क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं। दाने दाने से दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये राइबोसोम्स हैं। और जो चिकनी है उनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं, इसीलिए वो चिकनी दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये तो इनकी अपीयरेंस पे बेस्ड हो गया, है ना, कैसी दिखाई देती हैं। ये खुरदरी दिखाई देती हैं और ये चिकनी दिखाई देती हैं। क्यों खुरदरी दिखाई देती हैं? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। अब राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम करते हैं। तो हमारे दो अंतर इसमें कवर हो गए। पहला अंतर, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है हमारा कि RER और SER में क्या अंतर है। जो RER हैं, इनकी सतह पर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए खुरदरी होती है। और जो चिकनी हैं, इनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। अब राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना, तो RER इसका काम भी क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और SER का, यानी कि चिकनी अंतःद्रवी जालिका का काम होता है ये वसा या लिपिड का निर्माण करते हैं। अब अगर हम टोटल इन दोनों के मिला के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे एक क्वेश्चन की फॉर्म में। देखो, फिर से मैं पिक्चर दिखा रही हूँ। ये पूरी कोशिका में इस तरह से, ये जो ट्यूब से दिखाई दे रही है, एक जाल सा बना होता है पूरी कोशिका में। जैसे हमारे शरीर में हड्डियों का ढांचा होता है ना, वैसे कोशिका के अंदर जो ढांचा होता है वो ये प्रोवाइड करती हैं, है ना। उसको एक तरीके का, मतलब एक जगह से, जैसे ये यहाँ से भी अटैच्ड है, फिर बाहर की तरफ ये कोशिका झिल्ली से अटैच होंगी, तो पदार्थों के वहन में भी सहायता करती हैं, प्रोटीन और लिपिड के निर्माण में भी सहायता करती हैं, और कोशिका को एक ढांचा बना देती हैं, जैसे कि हमारे शरीर में हड्डियाँ देती हैं। तो पहला कार्य है कोशिका को ढांचा देना, कोशिका के अंदर पदार्थों का वहन करना। तीसरा, फिर हमने इन दोनों का काम बता दिया, वसा व प्रोटीन का निर्माण करना। और चौथा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य जो अलग से स्पेसिफाई करके दिया हुआ है बुक में, कि जो हमारी यकृत की जो कोशिकाएं हैं, लिवर की जो कोशिकाएं हैं, उनमें जो SER पाई जाती हैं, वो अगर हमारे शरीर में कोई भी जहरीली चीज़ चली गई है या दवाइयाँ हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स, जो मतलब उनके हानिकारक प्रभाव भी होते हैं, तो उनके डिटॉक्सिफिकेशन में सहायक है, यानी कि उनके पॉइजन को रिमूव करने में, कम करने में सहायता करती हैं। अब एक 1 मार्क में क्वेश्चन आपके NCERT में दिया है, कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन निर्माण में सहायक है? राइबोसोम लिखेंगे आप इसको, ठीक है ना, क्योंकि जो RER भी प्रोटीन का निर्माण करते हैं वो इन्हीं की मदद से करते हैं। तो आप इसका आंसर राइबोसोम लिखेंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोशिकांगक गोल्जी उपकरण। अब जो गोल्जी उपकरण है ना, वो आपके ER के आसपास ही दिखाई देता है। कोशिका की जब आप संरचना देखोगे ना, जो हमने एक पादप कोशिका और जंतु कोशिका का अंतर के रूप में एक वीडियो शेयर की थी, उसमें आप डायग्राम देखना, तो गोल्जी उपकरण जो है ER के आसपास ही मिलेगा। क्योंकि इसका काम क्या है? सबसे पहले इसका नाम गोल्जी उपकरण क्यों पड़ा? क्योंकि इसका आविष्कार कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस तरह की दिखाई देती है इसकी संरचना। इस तरह की प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे प्लेस्ड होती हैं। अब इनके अंदर क्या होता है? जो भी ER थी, ER ने जो पदार्थों का निर्माण किया, क्या क्या निर्माण किया? वसा का निर्माण किया, प्रोटीन का निर्माण किया। वो सब ER से, जैसे ये ER हैं, ER से छोटे छोटे ऐसे ग्लोब्यूल्स, गोले गोले टूट के यहाँ पे जुड़ते रहेंगे, इनके अंदर आते रहेंगे, और इनके अंदर उन प्रोटीन और वसा की पैकिंग होगी, उनमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे और उन्हें दूसरे कोशिकांगकों तक भेजा जाएगा। तो इसका काम क्या है? ER द्वारा निर्मित पदार्थों की पैकिंग, मॉडिफिकेशन और उन्हें दूसरे कोशिकांगकों तक भेजना। उसके बाद दूसरा है साधारण शर्करा को जटिल शर्करा में
परिवर्तित करना। और तीसरा है लाइसोसोम का निर्माण, इन्हीं से लाइसोसोम बनते हैं। अब इसके अंदर जो इन प्रोटीन और वसा की मॉडिफिकेशन भी हो गई, पैकिंग भी हो गई, उसके बाद क्या होगा, इसमें से छोटे छोटे गोले गोले से टूटेंगे और पूरे कोशिका द्रव्य में घूमते रहेंगे। उन्हीं में से कुछ गोले लाइसोसोम कहलाएंगे। कौन से गोले लाइसोसोम कहलाएंगे? जिनके अंदर पाचक एंजाइम होंगे। एंजाइम प्रोटीन से ही बनते हैं, प्रोटीन की ही मॉडिफिकेशन से एंजाइम बनते हैं। तो वो गोले जिनमें पाचक एंजाइम होंगे वो क्या बन जाएंगे? लाइसोसोम। तो लाइसोसोम किससे बने? गोल्जी उपकरण से। और गोल्जी उपकरण क्या कर रहा है? ईआर द्वारा बनाए हुए पदार्थों की पैकिंग और मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो एक तरीके से ये तीनों ही एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अब आ जाते हैं हम लाइसोसोम के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। लाइसोसोम को पाचक थैली भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती मतलब जो खुद को ही नुकसान पहुंचाए, सुसाइडल, ठीक है ना। तो पाचक थैली तो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के लिए भोजन, टूटे फूटे जो कोशिका अंगक हैं जो बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना, उनको डिस्पोज ऑफ करने में, और कोई बाहर से कोई बीमारी पैदा करने वाले कुछ जीवाणु वगैरह अगर कोशिका के अंदर घुस गए हैं तो उनको भी वो पचा जाते हैं, उनको पचाने का कार्य करते हैं। तो एक तरीके से कोशिका को साफ करने में भी मदद करते हैं। तो इसीलिए इन्हें पाचक थैली कहा जाता है। दूसरा, इन्हें आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है ये, जो आपके मंथली टेस्ट होते थे मोस्टली आता था उसमें, और फाइनल में भी आता है। आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है, कई बार जब कोशिका के उपापचय, कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं उनको उपापचय क्रियाएं कहा जाता है। जब कोशिका उपापचय क्रियाओं में कोई रुकावट आ जाती है तो कोशिका को कुछ क्षति हो जाती है, हानि हो जाती है उसकी स्ट्रक्चर को। तो ऐसे में लाइसोसोम फट सकते हैं, और लाइसोसोम अगर फट गए तो वो अपने पाचक एंजाइम रिलीज़ कर देंगे। भाई फट गया है, वो एक थैली जैसा ही तो था, वो सारे पाचक एंजाइम कोशिका द्रव्य में इधर उधर घूमेंगे और कोशिका को ही पचा लेंगे, अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं, यानी कि वो अपनी ही कोशिका को मार देते हैं। इसीलिए इन्हें आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। सबसे पहले हम संरचना देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। आगे करेंगे क्वेश्चन, पहले संरचना देख लो कैसी दिखाई देती है बुक में, क्योंकि संरचना ड्रॉ नहीं कर रखी है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये प्लास्टिड है। ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगी, लेकिन समझने के लिए डायग्राम ज़रूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दोहरी झिल्ली है, बाहर वाली झिल्ली स्मूथ है, अंदर वाली झिल्ली में इस तरह की उंगली जैसी संरचनाएं सी आपको दिखाई दे रही है। जबकि जो प्लास्टिड है उनकी भी दोहरी झिल्ली है, लेकिन उसकी दोनों झिल्ली जो है वो स्मूथ है। तो पहला, इनमें दोनों में समानताएं क्या है? दोनों में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, देख ली वो आपने। दूसरी समानता क्या है? इनके पास भी अपना डीएनए है, इनके पास भी अपना डीएनए है, इनके पास भी अपने राइबोसोम है, इनके पास भी अपने राइबोसोम है। 3 समानताएं होगी, दोहरी झिल्ली होगी, अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम है। अगर अपने डीएनए और अपने राइबोसोम है तो ये दोनों ही अपने कुछ प्रोटीन खुद बना सकते हैं। ये अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बना सकते हैं, सारे नहीं बना सकते लेकिन कुछ बना सकते हैं। इसीलिए इन्हें सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज भी बोला जाता है। अब आ जाते हैं हम इसी के नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कोशिका अंगक को बिजली घर कहा जाता है और क्यों? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी देख लेते हैं हम। पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। इसके अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, यहाँ पे जो इसकी अंदर वाली भित्ति है ना, इसके ऊपर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और वो ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। तो ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, इसीलिए उनको पावर हाउस या बिजली घर कहा जाता है, ठीक है ना। अब ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं किस रूप में, कैसे उत्पन्न कर रहे हैं, आपने पूरा लिखना है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है और ग्लूकोज की भी आवश्यकता होती है, तभी ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, इकट्ठी होती है? एटीपी के रूप में। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोला जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, उनके कार्य क्या हैं? सबसे पहले ये प्लास्टिड की संरचना है। इसमें ये जो आपको कॉइन जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है ना, ये
इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य आप लोगों को पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। ठीक है, क्लोरोफिल हरे रंग का वर्णक है। अब 3 अलग अलग तरह के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड ये कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, जंतु में भी पौधों में भी, लेकिन ये सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो इनके कार्य क्या हैं? अब इनके कितने प्रकार हैं और उनके अलग अलग कार्य क्या हैं? संरचनाएं ऐसी ही दिखाई देंगी, बस उनके कार्य और उनके जो वर्णक हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हरे रंग के वर्णक हैं, क्लोरोफिल है, तो उनको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड वो कोशिकांगक है जो केवल पौधों की कोशिकाओं में होते हैं। 3 प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। अब ये दोनों को आप एक में भी इकट्ठा भी बता सकते हो, 2 तरह के भी बता सकते हो, एक में ही दोनों को एक्सप्लेन कर दो और 3 में भी अलग अलग कर दोगे, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब ये रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रह करना। जब कोई बीज आप अंकुरित करते हो, जब वो अंकुरित हो रहा होता है, छोटा छोटा सा उसमें जड़ वगैरह निकलनी शुरू होती है, अभी वो ग्रीन नहीं हुआ है, तो जब तक वो ग्रीन नहीं हुआ है तब तक उसमें कौन से प्लास्टिड होंगे? ल्यूकोप्लास्ट। जब आप उसको सनलाइट को एक्सपोज कर दोगे, सूर्य की रोशनी में रख दोगे, तो वो ल्यूकोप्लास्ट ही बाकी तरह के प्लास्टिड में बदल जाएंगे। अब दूसरे हैं क्लोरोप्लास्ट। ये भी एक तरह की प्लास्टिड ही हैं, लेकिन कैसे हैं? जिनमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, क्लोरोफिल। काम क्या है? ये इसका कार्य हो गया, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधों के सभी हरे भागों में भोजन निर्माण में सहायक होता है। जनरली तो पत्तियां ही हरी होती हैं, लेकिन कई बार जो यंग प्लांट्स हैं उनके तने वगैरह भी ग्रीन होते हैं, तो ग्रीन भागों में भोजन के निर्माण में सहायक है। थर्ड है हमारा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि ये भी प्लास्टिड ही हैं, ठीक है ना। वो प्लास्टिड हैं जिनमें इस क्लोरोफिल के साथ साथ बाकी रंगों के वर्णक, जैसे पीले रंग के, संतरी, बैंगनी आदि रंगों के वर्णक भी पाए जाते हैं। तो वो क्या काम करेंगे? वो बिल्कुल हरा रंग नहीं होएगा उनका, हरे रंग के वर्णक कम होंगे, उसमें क्लोरोफिल होगा तो सही लेकिन कम होगा, ये ज़्यादा होंगे। तो फूल, फल और पत्तियाँ, अलग अलग कलर की पत्तियाँ भी आपने देखी हैं, बैंगनी कलर की, पर्पल कलर की, पिंक कलर की देखी है ना। तो वो उनको जो रंग मिलता है वो किसकी वजह से आता है? वो इन्हीं की वजह से आता है। तो इनका कार्य क्या हो जाएगा? फूल, फल और पत्तियों को अलग अलग रंग प्रदान करना। अब लास्ट पार्ट है इसका हमारा टॉप चैप्टर का, रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ क्या होती हैं, क्या कार्य हैं, कैसे दिखाई देती हैं? अब जो हमने शुरू में एक वीडियो जो बताई थी, सबसे मैंने वो पहले आपके साथ शेयर की थी, पादप और जंतु कोशिका में अंतर, मैंने डायग्राम के साथ एक्सप्लेन की हुई है, एक बार आप उसको देखना। ठीक है, अभी मैं यहाँ आपको एक बड़ा सिंपल सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ। ये मान लिया आपकी पादप कोशिका है और ये आपकी जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएँ ना बहुत छोटी छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं, लेकिन जो पादप कोशिका है उसमें रिक्तिका इतनी बड़ी होती है कि वो केंद्रक को भी साइड में धकेल देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रिक्तिकाएँ ये पौधों की कोशिकाओं में बड़ी और संख्या में 1 या 2 ही होती हैं, और कई बार ये कुछ पौधों की कोशिकाओं में तो पूरी कोशिका का 50 से 90% तक स्थान घेर के रखती हैं। जंतु कोशिका में छोटी होती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। अब इनके कार्य क्या हैं? पौधों की कोशिकाओं में उसको कठोरता देना और उसको टर्जिडिटी देना। टर्जिडिटी समझो आप इस तरीके से, जैसे एक बैलून है, उसमें कम पानी है तो वो कम टर्जिड है, उसमें पूरा भरा हुआ पानी है तो उसकी जो बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो पूरी फूल जाएगी, तो वो कम्प्लीटली टर्जिड हो जाएगा। अब यहाँ पे भी अगर इस वैक्यूल के अंदर खूब सारे एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा वेस्ट वगैरह, एक्स्ट्रा जो भी इसके अंदर पदार्थ हैं या वेस्ट पदार्थ हैं वो सब इसमें उनको संग्रह करता है ये, तो जब इसमें खूब सारा पानी और वो सब भरा होगा तो क्या होगा? ये टर्जिडिटी देगा इस कोशिका को। तो पहला काम क्या है? पादप कोशिका को कठोरता, वो टर्जिडिटी देना। दूसरा, अपशिष्ट और एक्स्ट्रा पदार्थ जो भी कोशिका के अंदर है उनको संग्रह करके रखना। तीसरा, एक स्पेशल तरह के फूड वैक्यूल, खाद्य रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं एक कोशिकीय जीवों में, जैसे अमीबा है तो उनमें भोजन का पाचन, और दूसरे एक तरह के इन्हीं में अमीबा वगैरह में ही एक और तरह की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा जाता है। उनका काम क्या है? अब जैसे अमीबा है, पानी में होता है, अब इसमें कोशिका भित्ति तो है नहीं, है ना, पानी में है तो पानी अंदर आता रहेगा, ऐसे तो ये बाहर वाली कोशिका झिल्ली तो फट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। नेचर ने क्या बनाया है कि पानी अंदर आएगा और एक तरह के वैक्यूल में भरता रहेगा। जब ये वैक्यूल पूरा भर जाएगा तो ये झिल्ली के पास जाएगा और एक्स्ट्रा पानी को बाहर छोड़ देगा। तो इन्हीं को
क्या कहा जाता है? इन्हीं वैक्यूल को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये कोशिका के अंदर से एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालते रहते हैं और इस प्रकार ये कोशिका फटती नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट मैंने नोट्स में कवर कर दिया है। बाकी आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करें, कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लें। थैंक यू।